आज मैं रोशन कुमावत पूजा पीजी महाविद्यालय से आज से हम बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड जो कि है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि है विश्व के प्रमुख संविधान उसको स्टार्ट ना करके सेकंड पेपर जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके सिलेबस में कुछ काट दिया जाए या कुछ हटा दिया जाए, तो हम ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं जो कि आपके आने वाले टाइम में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और हो सकता है वो हटाए भी ना जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, कितने सदस्य इसमें शामिल हुए, इसके चुनाव कब हुए, ये सब बातें आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है, किसने इससे संबंधित विचार रखे हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत 3 मंत्रियों को, 3 व्यक्तियों को भारत भेजा गया था, जिससे कि वो संविधान सभा के गठन के लिए विचार विमर्श कर सके या योजनाएं प्रस्तुत कर सके। कौन कौन थे वो व्यक्ति? इनमें थे स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और थे पैथिक लॉरेंस। इन 3 व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए भारत भेजा गया था। अब बात आती है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ या संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, वो कई बार ये पूछा जाता है कि यहाँ भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो वो किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब इसके बाद में बात आती है कि जो ये संविधान सभा है, इसके गठन के लिए कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया या कितने व्यक्ति इसमें शामिल हुए। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव होने थे वो होने थे 389 सदस्यों के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया कि 389 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। ये जो 389 सदस्य हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे। अब किन किन क्षेत्रों से आएंगे? तो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य, देशी रियासतों से लिए जाएंगे 93 सदस्य और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। 292 सदस्य। ये टोटल हो गए 389 सदस्य। तो इन 389 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया कि जो 10 लाख जनसंख्या है उस पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद अब 389 सदस्य ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित कर दिए, लेकिन जो चुनाव हुए वो हुए 296 सदस्यों के लिए। जो चुनाव हुए वो कितने सदस्यों के लिए हुए? 296 सदस्यों के लिए। अब ये जो चुनाव है वो कब हुए? जुलाई 1946 को। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। इस चुनाव के अंतर्गत कितने वोट किन किन दलों को प्राप्त हुए? तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए कांग्रेस को
कांग्रेस को मिले कितने वोट? 208। मुस्लिम लीग को 73 और अन्य या निर्दलीय जो थे उनको मिले 15। इस प्रकार से कितने सदस्य हो गए? तो टोटल 296 सदस्य, ये सदस्य चुने गए। इसके अंतर्गत अब मुस्लिम लीग को केवल 73 सदस्य ही जीत पाए, तो इस मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। इस प्रकार से 296 से ये 73 जो वोट थे, वो लोग थे, वो इसमें हट गए। तो केवल कौन रहा संविधान सभा में? कांग्रेस। तो कांग्रेस का बहुमत होने के कारण पूरी तरीके से कांग्रेस की ही इसके अंतर्गत बहुमत रहा। अब निर्माण हो गया संविधान सभा का, ठीक है। अब इसके बाद जो ये संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके अंतर्गत राजस्थान से कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो राजस्थान से इस संविधान में सदस्यों की संख्या थी 12 सदस्य थे। अब वो 12 सदस्य कौन कौन थे, इसके लिए सिर्फ एक लाइन लिखिए। जब हीरा माटी गोदरा में सजे, ये सदस्य थे जिन्होंने राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में भाग लिया था। कौन कौन थे ये? जसवंत सिंह, ब से है बलवंत सिंह मेहता, फिर हीरालाल शास्त्री, फिर हैं रामचंद्र उपाध्याय, फिर हैं माणिक्यलाल वर्मा, टी कृष्णाचारी, फिर हैं गोकुल लाल असावा, फिर हैं दलेल सिंह और राज बहादुर सिंह, मुकुट बिहारी, फिर है सरदार सिंह और जेपी जय नारायण व्यास। तो ये पूरे 12 सदस्य हैं जो कि राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में शामिल हुए थे। अब इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हो गया है। संविधान सभा के चुनाव के बाद इसकी जो पहली बैठक हुई, इसकी संविधान सभा के निर्माण के बाद इसमें जो प्रमुख बैठकें हैं वो 3 प्रमुख बैठकें हैं जो कि अपने कारणों से महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इसमें? संविधान सभा की पहली बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। ये चुने गए थे कब? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या महत्वपूर्ण था? इसमें चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष। और वो कब चुने गए और वो कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो ही हमारे स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अब इस दिन क्या महत्वपूर्ण हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कि कहा गया है प्रस्तावना, प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसमें? प्रस्तावना, जैसे कि हम कई बार निबंध लिख चुके हैं, शुरू से निबंध लिखते आए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम एक प्रस्तावना लिखते हैं। क्या होता है उस प्रस्तावना में? अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके निबंध को पढ़ने से पहले उस प्रस्तावना को पढ़ लेता है तो उसे पता चल जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है उसको लिखने का। वो सारी बातें हमें किससे पता चल जाती हैं? प्रस्तावना से। तो इसी प्रकार से जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसी से ये पता चल जाता है कि क्या उद्देश्य है इस संविधान का, या क्या अवधारणाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, उनका मूल्यांकन हम उस प्रस्तावना से कर सकते हैं। और ये कब प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है प्रस्तावना। इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। और ये कब प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना? 13 दिसंबर 1946 को। ये तो बात होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। अगर हम बात करें कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो B.R. अम्बेडकर ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो उन मौलिक अधिकारों में जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा है। दोनों में फर्क हो गया। जवाहरलाल नेहरू किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को। और B.R. अम्बेडकर किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो कि अपने आप में महत्वता रखती हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा है, उसके कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान को बनने तक संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? पूरे 12। जब संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? टोटल पूरे 12 अधिवेशन हुए थे। अब बैठकें स्टार्ट हो गई हैं, तो बैठकें स्टार्ट होने के बाद समितियों का गठन किया गया। समितियां बनाई गई जिससे कि कार्यों का विभाजन हो सके और हमारे संविधान का निर्माण हो सके। 7 महत्वपूर्ण समितियां थीं जो कि बनाई गई संविधान का निर्माण करने के लिए। अब ये समितियां कौन थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, वो देखिए। इसके लिए 2 लाइन लिखिए आप। संघ संभाला, संघ संभाला नेहरू ने, संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर, अंबेडकर प्रारूपा
संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, झंडे पर की कृपा, कार्य प्रक्रिया संभाली, कार्य प्रक्रिया संभाली, राजा ने, कार्य प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। देखिए, संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा। अब इन लाइनों से आपको पता चलता है कि कौन सी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन से हैं। देखिए, संघ संभाला किसने, यानी संघ समिति किसने संभाली, नेहरू ने। अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कार्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं, कार्य समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। फिर इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष, ये झंडा है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, जे.पी. कृपलानी। फिर इसके बाद कार्य और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजा से कौन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांत और मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, पटेला से क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सभी राज्यों को एक करने की मुहिम की थी। तो प्रांत और मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, पटेल। ये हो गई आपकी 6 समितियां, जबकि हैं मुख्य कितनी, 7 समितियां। तो इनमें से 7वीं समिति कौन सी है, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। अब ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, बी.एन. राव। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, बी.एन. राव। ये 7 समितियां बनाई गई थी और इन 7 समितियों के द्वारा विभिन्न कार्यों को विभिन्न लोगों में बांट दिया गया था। अब इसके बाद समितियों का निर्माण हो गया, ठीक है, 12 अधिवेशन हुए टोटल। तो इन समितियों के निर्माण के बाद कितना टाइम लगा हमारे संविधान का निर्माण होने में, आप सभी को पता होगा कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं हमारे संविधान में, 395 अनुच्छेद। अभी जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में है 12, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 थी और अभी वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियां कितनी हैं, वर्तमान में है 12, जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी थी, 8। और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे संविधान को लागू कब किया गया। आप सभी बोलेंगे कि 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के ज़्यादातर अनुच्छेदों को पास कर दिया गया था, यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन पूरी तरीके से इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को।
क्या कारण था कि हमारा संविधान तो बन तो स्वीकृति तो दे दी गई 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? तो उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ये तिथि 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वाधीनता, पूर्ण तरीके से स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। तो इसीलिए इस तारीख को महत्वता प्रदान करने के लिए, इस तारीख को आगे भविष्य में भी महत्वता रखने के लिए या इसको महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अधिकांश जो हमारे संविधान के भाग हैं उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो इसे भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा है। हम 26 नवंबर को हम मनाते हैं अपना स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्रात्मक दिवस। अब इसमें एक शब्द आता है, क्या? गणतंत्र। क्या होता है गणतंत्र? बोलते हम रहते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है, गणतंत्र हैं हम, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या होता है ये गणतंत्र? क्या है ये गणतंत्र? किसे कहते हैं? किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये गणतंत्र शब्द? तो ये जो गणतंत्र शब्द है ये इस्तेमाल हुआ है, इसको हम किसके लिए यूज में लेते हैं? राष्ट्रपति के लिए। इसी से संबंधित एक और शब्द है राजतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में कोई डिफरेंस है? किसे कहते हैं राजतंत्र, किसे कहते हैं गणतंत्र? राजतंत्र, राज से ही पता चल रहा है, राज प्लस तंत्र, जिसमें राजा होगा, और राजा ज़्यादातर कैसा होता है? वंशानुगत, यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसमें जो शासन करने वाला अधिकारी है वो चुना नहीं जाता है, बल्कि उत्तराधिकारी के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो शासन करता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। अब बात आती है गणतंत्र की। ऐसा तंत्र जहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो चुना जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब बात आ जाती है कि प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष यानी हम खुद जिन्हें जाके चुने, तो क्या हमारे राष्ट्रपति को हम स्वयं चुनते हैं? नहीं, हमारे द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं किसे? राष्ट्रपति को। हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा या संसद में भेजते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे? अप्रत्यक्ष द्वारा, जनता के द्वारा। और जो ये गणतंत्र शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? राष्ट्रपति के लिए। और ये गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो इतना समझ में आया आपको? अब इसके बाद हम अनुच्छेद, अनुसूचियों की बात कर रहे थे। कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसके अंतर्गत
395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12, वर्तमान की अगर बात करें तो, और भाग कितने हैं? 22। अब इन अनुसूचियों में किन किन का वर्णन किया गया है वो हम बात करते हैं। 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के अंतर्गत राज्यों को ये छूट नहीं दी गई है कि वो इस संघ से अलग हो सके। उन्हें हमेशा इस संघ में शामिल होना होगा। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? पहली अनुसूची के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया। उच्च अधिकारी जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आरएएस हैं, इन सभी के वेतन भत्तों से संबंधित जो भी वर्णन है वो कहाँ किया गया है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? शपथ ग्रहण। जो शपथ का जो प्रारूप होता है, जो ये अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ये जो शपथ लेते हैं उससे संबंधित जो प्रारूप है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है उसमें सीटों के बंटवारे से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्या आप बता सकते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? सभी को पता होगा कितने सदस्य हैं, है ना? सेकेंड ईयर में आ गए हैं हम, तो इतना तो मालूम ही होगा कि कितने सदस्य हैं। तो आप लोग ये मुझे बताएंगे कि कितने सदस्य हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो निर्वाचित नहीं होते हैं या हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि कौन मनोनीत करता है उन्हें? राष्ट्रपति। और कितने सदस्य हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। और अगली क्लास में मैं आपको वो बताऊंगी कि कितने कितने सदस्य हैं। तो इन सब बातों का वर्णन कहाँ किया गया है? चौथी अनुसूची। आगे हम बात करते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है या उनके से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन कहाँ किया गया है? पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में विशेष जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, विशेष जो जनजातियाँ जो क्षेत्र होती हैं, पिछड़ी जो जातियाँ या पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? छठी अनुसूची। अब मोस्ट जो है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन सी शक्तियों का और किन में किया गया है बंटवारा? आप लोगों को पता होगा, अपने यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है किस किस के बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियाँ बांट दी गई हैं। कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ विषय दे दिए गए हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बनाता है, कुछ विषय हैं जिन पर केवल राज्य कानून बनाता है, और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन सब बातों का वर्णन कहाँ किया गया है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। जो ये विषय हैं या जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो इनके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। कौन कौन सी? प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची या अवशिष्ट या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची, ये जिसे राज्य सूची भी कहते हैं, इसमें कितने विषय हैं?
इसमें है 62 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 62 विषय हैं। केंद्रीय सूची में हैं 97 और समवर्ती सूची में कितने हैं? 47 विषय। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इनमें चेंज हो गया है, लेकिन जो संविधान निर्माण के समय जो शक्तियों का बंटवारा किया गया और जो सूचियां, जो विषय निर्धारित किए गए, उनकी संख्या जो है वो ही अभी भी अगर कहीं पूछी जाती है तो हम उन्हें ही बताते हैं। तो केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। प्रांतीय सूची में कितने विषय हैं? 62 विषय या राज्य सूची जिसे कहते हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय। ये हो गई 7 अनुसूचियां। अब इसके बाद 8वीं अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कितनी है राष्ट्रीय भाषाएं? 22। इन भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार अधिकरण या भूमि अधिकरण, भू सुधार संबंधी जो अधिनियम है वो उसका वर्णन कहाँ किया गया है? 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसका वर्णन, इसकी अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान में इससे संबंधित काफ़ी बहस हुई थी कि इस अनुसूची में या इसमें जो प्रावधान है उसमें काफ़ी फेरबदल होना चाहिए। तो कौन सी अनुसूची है 10वीं? क्या है इसमें? दल बदल अधिनियम। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल अधिनियम। अब इसके बाद 10वीं अनुसूची आगे की क्लास अब हम कर लेंगे। धन्यवाद।